उस वक्त उन्होंने जब ट्रैक सुनने शुरू किए तो उसमें से ये 4 ट्रैक बरामद हुए और दुनिया को एक देखें कितने अरसे बाद, तकरीबन 30 साल बाद खान साहब की आवाज़ दोबारा बिल्कुल फ्रेश ट्रैक्स के साथ सुनने को मिली है। तो बहुत खूबसूरत ये चेन ऑफ लाइट इसको उन्होंने नाम दिया। बच्चों को तो वैसे भी ड्रामे इस तरह के या 8 बजे के या 9 बजे के देखने नहीं चाहिए। बच्चों के लिए अलग कंटेंट होना चाहिए, अलग स्लॉट होनी चाहिए और कंटेंट भी अलग। अब अनफॉर्चुनेटली बच्चों के लिए ड्रामे बनते नहीं हैं, प्रोग्राम्स भी नहीं बनते, लेकिन बनने चाहिए। ये एक अच्छा रोल मॉडल सेट हो रहा है इस ड्रामे में कि हानिया को ये नहीं दिखाया कि वो अपने हस्बैंड से कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखती है। जी बिल्कुल, ये मुझे इस तरह का घर दे देगा या इस तरह गाड़ी होनी चाहिए। हालांकि वो एक बेहतर बैकग्राउंड से आ रही हैं फाइनेंशियली, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा से अपने पार्टनर के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं हारून शुएब साहब, जो कि क्रिटिक, ड्रामा क्रिटिक पे बात करते हैं, साथ ही साथ इनसे जाने के एल्बम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब। अस्सलामुअलैकुम नजफ, उज़ैर, कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त। अच्छा, पहला सवाल तो आपसे मेरा यही है कि एल्बम कहाँ से दरियाफ्त हुई और ये कहाँ छुपी हुई थी? ये जी रियल वर्ल्ड एक म्यूज़िक ब्रांड है। पीटर गैब्रियल के साथ आपको पता है खान साहब ने बहुत काम किया था। तो ये पीटर गैब्रियल ने ये 4 ट्रैक्स बनाए थे और ये रियल वर्ल्ड की आर्काइव्स में कहीं पड़े हुए थे। अभी रिसेंटली जब उन्होंने बल्कि सोचा कि अपना वो जो पूरा एक बिल्डिंग है जिसके अंदर वो उनकी पूरी लाइब्रेरी थी उसको मुंतहिम किया जाए, तो उस वक्त उन्होंने जब ट्रैक्स सुनने शुरू किए तो उसमें से ये 4 ट्रैक बरामद हुए और दुनिया को एक देखें कितने अरसे बाद, तकरीबन 30 साल बाद खान साहब की आवाज़ दोबारा बिल्कुल फ्रेश ट्रैक्स के साथ सुनने को मिली है। तो बहुत खूबसूरत ये चेन ऑफ लाइट इसको उन्होंने नाम दिया, क्योंकि खान साहब का इसमें एक शेर है जिसको वो पढ़ते हैं कवाली के दौरान कि सिलसिला नूर है हर सांस का रिश्ता। तो वो सिलसिला नूर से फिर उन्होंने चेन ऑफ लाइट इस एल्बम का नाम रखा। अच्छा हारून, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त हम अगर ड्रामास की बात करें तो नूरजहां की जो आखिरी किस्त रिलीज़ हुई, आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा लोगों की जो तवक्कुआत थी इस ड्रामे को लेकर उन पर पूरा उतरा जो इसका एंड किया गया? मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा एंड, लेकिन हो सकता है कि लिखने वालों और जो क्या जंजबील आसिम और बनाने के लिए मुसद्दिक मलिक जो कि इसके डायरेक्टर थे मुसद्दिक, उन्होंने मिलकर ये सोचा होगा कि इसके सीक्वल के लिए कोई जगह छोड़ी जाए। तो उन्होंने इसके अंदर अभी वो इस मोड़ पे लाकर कहानी को रखा है जहाँ पे इसका एक सीक्वल बन सकता है। तो थोड़ा सा अंडरवेलमिंग तो इसका जो सीक्वल बनेगा उसमें फिर जो नूरजहां है वो अपनी हंसी खुशी के साथ अपनी फैमिली को साथ लेके चलेंगी, इस तरह के मनाजिर होंगे कोई? देखिए, बहुत आसानी से नूरजहां ने जो है ना वो सब कुछ एक्सेप्ट करके एक अच्छी सास का रूप धार लिया था, जिसकी उम्मीद नहीं थी हारून हमें। टू हार्ड टू बिलीव लग रहा है। मुझे लगता है कि नूरजहां भी एक और पलटी खा सकती है सीक्वल में। अच्छा। हो सकता है कि उसने ये चालाकी चली हो और उन तीनों को दोबारा उसने अपने साथ जोड़ा है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा नई प्लानिंग चल रही हो, काबू करेगी। हाँ, कुछ नई प्लानिंग चल रही है। तो ये कुछ मुझे लगता है कहानी में अभी ट्विस्ट है, तो ये पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, इस बारे में बताइएगा कि एक तासुर है, एक परसेप्शन है कि हमें वायरल कंटेंट के अलावा ज़रा थोड़ा सा सोसाइटी को भी लेकर चलना चाहिए। सास बहू के ड्रामों से हम क्यों नहीं बाहर आके कोई अच्छा कंटेंट बनाते, सबक आमोज या इस तरह का, जो कि हमारे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए एक अच्छा, उनकी तरबियत में ज़रा आसानी पैदा कर दे और हम उनके साथ भी बैठ के देख सकें। अच्छे असरात हो ओवरऑल सोसाइटी पे उसके। एग्जैक्टली, इस तरह के ड्रामा बच्चे तो नहीं देख सकेंगे ऑब्वियसली। देखिए जी, बच्चों को तो वैसे भी ड्रामे इस तरह के या 8 बजे के या 9 बजे के देखने नहीं चाहिए। अच्छा। बच्चों के लिए अलग कंटेंट होना चाहिए, अलग स्लॉट होनी चाहिए और कंटेंट भी अलग। अब अनफॉर्चुनेटली बच्चों के लिए ड्रामे बनते नहीं हैं, प्रोग्राम्स भी नहीं बनते, लेकिन बनने चाहिए। ये जो ड्रामे हैं ये बेसिकली नौजवानों के लिए अगर हम समझें तो वो हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी प्रैक्टिकल शुरू कर लिया। अब आप देखिए कभी मैं कभी तुम में आपको नज़र आता है कि किस तरह नौजवानों को थोड़ा सा बताया जा रहा है कि ज़िंदगी की रियलिटीज़ फैंटेसी से फ़र्क हैं। इसी तरह नूरजहां में भी आपको नजर आता है कि रिश्ते यही हैं जो कि इंसान को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इन रिश्तों को साथ लेके चलना पड़ता है और इनके अंदर बैलेंस रखना है। हारून, आपने तो बात की ड्रामा कभी मैं कभी तुम की, तो उसमें तो अभी तक हम देख रहे हैं कि फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर घर को सेट करने में लगे हैं। आपको लगता है कि शायकीन के दिलों में भी ये ड्रामा सेट हो गया है, बड़ी भरपूर पजीराई हो रही है इस? जी बिल्कुल, बहुत प्यारे प्यारे मूवमेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर जब वो दोनों मियाँ बीवी यंग जोड़ा जो है वो अपना एक घर सेट कर रहा है और हम सब जो है वो जो शादीशुदा हैं या जो अभी इसकी प्लानिंग कर रहे हैं वो सब इन मरहलों से गुजरे हुए हैं। अच्छा एक फेस है हारून, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी डेवलप होती है।
बिल्कुल ऐसे ही है और ये पूरे वही मैं लाइफ के एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा था कि नौजवानों को ये समझने की ज़रूरत है कि प्रैक्टिकल लाइफ और जो आप एक बचपन की या लड़कपन की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उसके अंदर बड़ा फ़र्क होता है। जब तक वालिदैन जो हैं वो आपके बिल भी दे रहे हैं और किचन में ग्रॉसरीज भी डाल रहे हैं, तब तक हकीकतें इतनी पता नहीं चलती। जब आपको खुद चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं तो वो जिस तरह मुस्तफ़ा कहते हैं ना कि आटे दाल का भाव पता चल गया तो वो हो जाता है। तो वो अब उनको आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, हानिया अपने रोल में और फहद रोल हारून, में। और एक इसी ड्रामे से रिलेटेड मेरा आपसे ये सवाल है। बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हैं और अवाम बड़ा पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये जो बिल्कुल एक नया रुख दिखाया है कि जो ख़वातीन हैं वो किस तरह फैंटेसी से बाहर निकल कर जो हकीकी ज़िंदगी है उसके चैलेंजेस को फेस करते हैं और एक्सेप्ट करती हैं। बिल्कुल, और ये एक अच्छा रोल मॉडल सेट हो रहा है इस ड्रामे में कि हानिया को ये नहीं दिखाया कि वो अपने हस्बैंड से कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत Demands रखती कर रही है है। जी बिल्कुल, ये मुझे इस तरह का घर दे देगा या इस तरह गाड़ी होनी चाहिए। हालांकि वो एक बेहतर बैकग्राउंड से आ रही हैं फाइनेंशियली, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा से अपने पार्टनर के साथ शुरू करने के लिए तैयार अच्छा। हैं और ये शुएब मैसेज साहब है। बताइएगा इस बारे में। पिछले दिनों ड्रामे में एक सीन था पेंटिंग के हवाले से, उसकी काफ़ी चर्चा हुई है और वो पेंटिंग कहाँ गुमी हुई थी, किसकी थी, क्या माजरा क्या था, ज़रा ब्रीफली बताइएगा। सैफी सुमरो की पेंटिंग थी जी, और ये फेयर हॉल के पास बहुत अरसे पहले उनकी एक एग्जीबिशन लगी थी, उसमें ये पेंटिंग्स थी। उसके बाद आई थिंक वो जब अपनी पेंटिंग लेने गए होंगे एग्जीबिशन के बाद तो पता चला कि वो पेंटिंग्स खो गई हैं और उन्होंने भी इस बात को जाने दिया। लेकिन इतने सालों के बाद वो जब उन्होंने इस ड्रामे में देखा कि वो पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं, तो ये फेयर हॉल में शूटिंग हुई इस पर्टिकुलर सीन की, तो वहाँ पर ये पेंटिंग्स ज़ाहिर है किसी ने निकाल के लगाई होंगी। जो भी आर्ट डायरेक्टर होगा इस ड्रामे का, उसने पेंटिंग वेंटिंग सेटअप की होंगी, फ्रेम्स बनाए होंगे। तो उसके अंदर ये तस्वीरें जब उन्होंने देखी आर्टिस्ट ने, तो उन्होंने कहा अरे ये तो मेरा वो आर्ट है जो कि गुम गया था, और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया अच्छा पर किया। हारून, लेकिन ये है कि अगर हम बात हाँ। करें कि ये पेंटिंग तो पता नहीं मिली या नहीं और इसका जो मुआवजा है वो असल इसके बनाने वाले को मिला या नहीं, लेकिन हम बात करेंगे कि अरीज को बड़ी शोहरत मिली इस पेंटिंग की वजह से। अरीज को जी अपने किरदार की वजह से भी बड़ी शोहरत मिल रही है। सो ये अगेन ये ऐड ऑन था। जी ये बिल्कुल ये एड ऑन था। लेकिन ये जो पेंटिंग है, बाय द वे मैं आपको बता दूं, आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था कि वो पेंटिंग आर्टिस्ट को वापस मिल गई है। अच्छा। तो ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और एक एक्सीडेंट था कि वो उस वक्त गुम हो गई थी और अब इस तरह सामने आई तो वो आर्टिस्ट तक पहुंच गई है। वो आर्टिस्ट अरीज बड़ा की, रुबाब खुशकिस्मत है की, कि जिसे कोई अदील गुमी की। हुई चीज मिल गई है। जी और इतने सालों के बाद मिल जाए, और वो भी इस तरह कि वो एक ड्रामे में नजर आए और फिर उनको पास पहुंच जाए, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक रियल लाइफ ड्रामा भी हो गया। तो सारे ही किरदार बहुत अच्छे हैं, और अदील भी, जितनी अरीज भी, रुबाब जितनी भी। पेंटिंग की मार्केटिंग हो चुकी है अब इसके दाम भी कुछ ज्यादा ही होंगे। खैर ये एक अलग टॉपिक है। आप ये बताएं कि अब एक दावा हो रहा है कि पाकिस्तानी तारीख का महंगा तरीन ड्रामा है दुनियापुर, वो आ रहा है, उसके मुतालिक भी जी। अगर हमारे नाजरीन को कुछ बताइए। अच्छा, अभी दुनियापुर के हमने तो सिर्फ ट्रेलर्स ही देखे हैं जी। खूब उसमें एक्शन नज़र आ रहा है, कास्ट बहुत अच्छी है। आई एम रियली एक्साइटेड। खुशहाल हैं, समी हैं और बाकी भी एक्टर्स, लाइनअप बहुत अच्छा है। नुमान साहब अगेन एक रोल में हमें पावरफुल रोल में नज़र आएंगे होपफुली। सो ये एक ड्रामा आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और उसके अंदर पूरा जो एक फ़िल्मी अंदाज नज़र आता है ना, वो है। आई थिंक अब वो टाइम आ गया है, क्योंकि हमें पता है हमारे डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, कि हमें कम्पीट करना है OTT प्लेटफॉर्म्स की प्रोडक्शंस के साथ, तो उन्होंने अपना स्केल भी बड़ा किया है। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि जहाँ सास बहू के ड्रामे हमें कहीं कहीं खाल खाल नज़र आ जाते हैं, अभी हमने नूरजहाँ को देखा, तो अब इस तरह के बड़े स्केल के ड्रामे भी हमें नज़र आ रहे। और ये आई थिंक ये एक मिक्स ही होना चाहिए। अभी कभी मैं तो कभी तुम जो है वो एक बड़ी स्वीट छोटी सी कहानी, दो लोगों की रिलेशनशिप की कहानी, और दुनियापुर उसके मुकाबले हमें आप देखिए तो बड़ा स्केल, और उसके अंदर मुझे लगता है कि ख़ानदानी दुश्मनियाँ और वो सारा एक्शन नज़र आएगा हमें। तो मज़ा आने वाला है इस ड्रामे के थ्रू भी। अच्छा ये बताइएगा, फवाद खान की बॉलीवुड में वापसी की खबरें सुनने में आ रही हाँ है। जी। पहले कहा गया था कि उनका वानी कपूर के साथ मूवी आ रही है, अब कहा जा रहा है कि उनकी रिद्धि डोगरा के साथ मूवी आ रही है, और वो रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसका टाइटल अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट समहाउ डिसाइडेड है और उन्होंने लोकेशन भी फाइनलाइज कर दी है। मजीद क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। अगर मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो अभी तक फवाद खान को, मायरा खान को, आतिफ असलम को भूल नहीं पाया, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह के उनके पास शायद अदाकार हों। रिद्धि डोगरा को मैंने ये जो पहले वो मुंबई डायरीज़ के कुछ इस तरह करके एक वो उनका OTT प्लेटफॉर्म जी। का
शो था उसमें वो आ चुकी हैं। मुझे बिल्कुल जहन में शक्ल याद नहीं है, मैंने वो शो देखा लेकिन मुझे समझ नहीं आई ये रिद्धि डोगरा कौन सी है। वानी कपूर तक तो मैं फिर भी चलो, मैंने कहा चलो फवाद खान के साथ वानी कपूर ठीक है, एक दो फिल्में अच्छी उनके क्रेडिट पे हैं, लेकिन रिद्धि ने पहले शायद कोई फिल्म की भी नहीं है। सो मैं कहूँगा इंडिया को कि भाई अगर आपने फवाद खान को लाना है तो फिर उसके मुकाबले की कोई ऐसी पेयरिंग लाएं जो कि देखने में मज़ा भी आए। लेकिन गुड एनीवे, अच्छी बात है कि ये रास्ता खुल रहा है दोबारा। हमने पहले सुना कि मायरा भी या सजल शायद कोई साउथ में किसी फिल्म में भी काम करने लगी हैं, तो लेकिन आज ही मैं ये देख रहा था अभी जो है वो सेना जो है उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी, वो उसके राज ठाकरे साहब का एक बयान था कि जी वो मौला जट को नहीं लगने देंगे, मौला जट भी इंडियन सिनेमाज में लगने लगी है, तो उनका बयान था कि जी हम नहीं लगने देंगे। तो भाई अगर आप नहीं लगने देंगे या आप नहीं पाकिस्तानी फनकारों के साथ काम करना चाहते हैं तो फिर ये आपका अपना नुकसान है। यू आर मिसिंग आउट। अरुण साहब, इसमें वो लोग कहाँ गए, इसकी काउंटर में वो लोग कहाँ गए जो कहते थे कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती, और हम तो बड़ा वेलकम करते हैं, इंतज़ार भी करते हैं मूवीज़ का, लेकिन दूसरी जानिब जो हमारी ब्लॉकबस्टर मूवी है उसे आप लगाने ही नहीं दे रहे, इजाज़त ही नहीं दे रहे वहाँ। उसके साथ साथ कंडीशन भी रखी गई है कि पहले पंजाब में इसको रिलीज किया जाएगा और देखा जाएगा आउटकम अच्छा आया है या नहीं, और फिर हम देखेंगे कि इसको फर्दर हमने रिलीज करना है या नहीं। जी वो तो एक कमर्शियल फैसला है डिस्ट्रीब्यूटर्स का कि हम पहले पंजाब में चला कर देखते हैं किस तरह का रिएक्शन आता है। और मुझे पता है कि बहुत सारे बड़े बड़े इंडियन फनकार और हिदायतकार जो थे वो दुबई गए थे जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, और वहाँ जाकर उन्होंने ये फिल्म देखी थी, और हम सब ने वो तस्वीरें देखी थी जहाँ करण जौहर भी बैठे हुए हैं और रणबीर कपूर भी बैठे हुए हैं। और बिल्कुल वो तस्वीरें सामने आई थी, पता चल रहा था कि वो एंजॉय कर रहे हैं मूवी को। वो मतलब इस फिल्म को देखने के लिए खास तौर पे दुबई गए। लॉलीवुड बॉलीवुड से निकल के जरा हॉलीवुड का रुख कर लेते हैं, और वहाँ पर ग्लैडिएटर 2 का नया ट्रेलर जो है उसने बड़ी धूम मचा रखी है, आपने भी देखा होगा। आपको कैसा लगा और क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि शायकीन को ये पसंद आएगी मूवी? पसंद क्यों नहीं आएगी जी, ये ग्लैडिएटर का मैजिक अभी तक हमारे जहनों में है, जो स्केल था, जो फिनेस थी। सर रिडली स्कॉट की फिल्म है, तो वो किस तरह हो सकता है कि शायकीन को पसंद ना आए। और रसल क्रो ने जिस तरह ग्लैडिएटर को प्ले किया था, पॉल मेस्कैल को हम देखेंगे कि वो किस तरह इस किरदार को निभाते हैं। कहानी जो है वो बिल्कुल आगे बढ़ी है। वो जो था वो मैक्सिमस का किरदार अदा किया था रसल क्रो ने, और अब मैक्सिमस का बेटा जो है वो पॉल मेस्कैल उसका किरदार अदा करेंगे, तो मज़ा आने वाला है। ये जो सैंडल एंड सोर्ड जॉनरा की फिल्में होती हैं, सैंडल एंड सोर्ड जिसको हम कहते हैं रोमन या ग्रीक माइथोलॉजी बेस्ड जो फिल्में होती हैं, वो उनको देख के वैसे ही मज़ा आता है। फिर ग्लैडिएटर जब वो कोलोसियम में उतरता है और वहाँ पे जब एक्शन होता है, फाइट होती है, इसका थोड़ी सी झलक हमने मौला जट में भी देखी होगी। आपको याद होगा एक फाइट सीक्वेंस था बिटवीन फवाद खान एंड हमजा अली अब्बासी, तो वो उस तरह की दोबारा, और फिर हॉलीवुड की टेक्नोलॉजी के साथ एक खूबसूरत स्पेक्टिकल आने वाला है। मुझे भी उसका बेसब्री से इंतजार है। खवातीन का तो पता नहीं उन्हें इतनी मारदाड़ खून खराबे वाली मूवीज अच्छी लगती है या नहीं, लेकिन हमें बड़ा इंतजार है। बहुत मजा आया हारून आपके साथ, आपको इंशाल्लाह फिर कभी जहमत देंगे। अभी आपका शुक्रिया अदा करें। जरूर। और आपने हारून की गुफ्तगू सुनी, किस तरह से उन्होंने जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं, आ रहे हैं, उन पर बात की, और बड़े मजे की गुफ्तगू हुई। यकीनन आपने एंजॉय भी किया होगा।